नाज़रीन, इसराइल पर ईरानी मिसाइल और रॉकेट हमले जहां पूरी दुनिया की मीडिया के हेडलाइंस बने हुए हैं, वहीं न सिर्फ तीसरी आलमी जंग के इम्कानात में इजाफा हुआ है बल्कि खित्ते में बदतरीन खाना जंगी के असरात नजर आ रहे हैं। मगर क्या आप जानते हैं कि इसराइल का करीबी इत्तेहादी ईरान इसराइल का दुश्मन कैसे बना? आज की इस वीडियो में हम आपको तारीख के हवाले से वो हकाइक बताएंगे जो ईरान इसराइल कशीदगी का पस मंजर भी हैं और पिछले 50 सालों के दौरान दोनों मुल्कों के दरमियान बिगड़ते ताल्लुकात का जायजा भी लेंगे। नाज़रीन, ईरान और इसराइल पिछली चंद दहाइयों से एक दूसरे के खुले दुश्मन बन चुके हैं और ईरान का कहना है कि वो इसराइल को दुनिया के नक्शे से मिटाना चाहता है। इसराइल और ईरान के दरमियान ये कशीदगी इस हद तक बढ़ चुकी है कि ईरान इसराइल को तबाह करने की धमकियां दे रहा है। इसराइल अपनी तरफ से ईरान को अपना सबसे बड़ा मुखालिफ समझता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसा हमेशा से नहीं था। दर हकीकत ईरान के 1979 के इस्लामी इनकलाब तक इसराइल और ईरान इत्तेहादी थे। ईरान 1948 तक इसराइल के कयाम के बाद उसे तस्लीम करने वाली पहली रियासतों में से एक था। ईरान तुर्की के बाद दूसरा इस्लामी मुल्क था जिसने यहूदी रियासत को तस्लीम किया। उस वक्त ईरान पर मोहम्मद रजा शाह पहलवी की बादशाहत थी और ईरान मशरिक वुस्ता में सबसे बड़ी यहूदी कम्युनिटी का घर भी था। अपने कयाम के वक्त इसराइल अपनी जरूरियात का 40% तेल ईरान से दरामद करता था और बदले में असलहा, टेक्नोलॉजी और जरी मसनूआत फरोख्त करता था। नाज़रीन, इसराइल ईरान को अरब रियासतों के खिलाफ अपना इत्तेहादी समझता था। ईरान ने खित्ते के अरब ममालिक के खिलाफ जवाबी कार्रवाई के तौर पर अमरीकी हिमायत याफ्ता इसराइल का खैर मकदम किया। उस वक्त इसराइल ने ईरानी ज़राई माहिरीन को तरबियत दी, तकनीकी मालूमात फराहम की और इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने शाह ईरान की खुफिया पुलिस को तरबियत दी थी। उसके इवज शाह ईरान ने इसराइल को तेल की शक्ल में अदायगी की क्योंकि उसकी बढ़ती हुई मुआशियत को ईंधन की जरूरत थी। यानी इसराइल को ताकतवर बनाने वाला दरअसल ईरान ही है। नाज़रीन, ईरान इसराइल से बाहर दूसरी बड़ी यहूदी बिरादरी का घर भी रहा है। इसके बावजूद इस्लामी इनकलाब के बाद बहुत से यहूदी मुल्क छोड़ गए, मगर आज भी 20,000 से ज्यादा यहूदी ईरान में आबाद हैं। 1979 में ईरानी इनकलाब में शाह ईरान का तख्ता उलट दिया गया तो ड्रामाई तौर पर दोनों मुल्कों के ताल्लुकात बिल्कुल मुनक़ता हो गए। ईरान के रूहानी पेशवा आयतुल्लाह सैयद अली खामेनी इसराइल को बैतुल मक़दस पर काबिज गैर कानूनी रियासत करार देते हैं। 1980 में फलस्तीन में इसराइल के खिलाफ पहली मुसल्लह तंजीम इस्लामिक जिहाद का कयाम अमल में लाया गया तो उसके पीछे भी ईरान का हाथ था। ईरान और इराक के दरमियान 1980 से 1988 तक जारी रहने वाली जंग के दौरान इसराइल ने सद्दाम हुकूमत के खिलाफ तेहरान को 1,500 से ज्यादा मिसाइल फराहम किए। 1982 में इसराइल ने पड़ोसी मुल्क लबनान पर हमला करके फलस्तीनी ग्रुप्स के खिलाफ कार्रवाई की तो उस दौरान दारुल हुकूमत बैरूत पर भी मुख्तसर वक्त के लिए काबिज हो गया। उसके बाद ईरान के पासदारान इनकलाब ने लबनान में हिजबुल्लाह के नाम से मुसल्लह मलेशिया को खड़ा किया जो मुल्क के जनूबी इलाके में शिया आबादी के मरकज से इसराइल के खिलाफ कार्रवाइयां करते हैं। इसराइल ये इल्जाम आयद करता है कि हिजबुल्लाह ने दीगर मुल्कों में भी उसके मफादात के खिलाफ कार्रवाइयां की, जिनमें से सन 1992 में अर्जेंटाइन में इसराइली सफारत खाने पर बम हमले में 29 अफराद की हलाकत, जबकि सन 1994 में यहूदी कम्युनिटी सेंटर पर हमले में 85 अफराद के मारे जाने का वाकया शामिल है। ईरान और इसराइल में सन 2005 में उस वक्त कशीदगी बढ़ गई जब सदारती इंतखाबात में तेहरान में अहमद नयाद की हुकूमत कायम हुई। अहमद नयाद ने मुतादिद मौके पर इसराइल के खात्मे के बयानात दिए जबकि होलोकॉस्ट को एक वहमा करार दिया। उसी बरस ईरान ने अस्फहान के एटमी प्लांट में यूरेनियम की अफजूदगी शुरू कर दी। नाज़रीन, जब 2015 में आलमी ताकतों ने ईरान के साथ मुज़ाकरात में एटमी हथियारों के हवाले से मुआहिदा किया तो इसराइली वजीर आज़म नेतन्याहू ने उसको तारीखी गलती करार दिया था। 2018 में जब उस वक्त के अमरीकी सदर ने ईरान के साथ मुआहिदे से निकलने का ऐलान किया तो इसराइली वजीर आज़म ने सबसे पहले उसे खुश आइंद करार दिया था। अमेरिका के मुआहिदे से निकलने के बाद ईरान ने एटमी प्लांट में यूरेनियम की अफजूदगी दोबारा शुरू करने का ऐलान किया। बाज़ाब्ता तौर पर शाम के साथ हालत जंग में रहने वाले इसराइल ने दमिश्क में जारी खाना जंगी से खुद को दूर रखा जो 2011 में शुरू हुई, लेकिन 2013 के बाद इसराइल शाम के खिलाफ बरसरे पैकार है। जब शामी सदर बशारुल असद की हमायत में ईरान और हिजबुल्लाह खुलकर सामने आए, उस दौरान इसराइल शाम में हिजबुल्लाह पर सैकड़ों हमले कर चुका था। इसराइल ने हरीफ सऊदी अरब से ताल्लुकात को बेहतर बनाने की कोशिश की जिसे ईरान खित्ते में एक अहम मजहबी और इलाकाई हरीफ के तौर पर देखता है। नाज़रीन, 2020 में सऊदी अरब के इत्तेहादियों मुत्तहिदा अरब अमारात और बहरीन ने इसराइल से ताल्लुकात मामूल पर लाने के मुआहिदे पर दस्तखत किए थे। अमरीका ने इसराइल और सऊदी अरब के दरमियान राब्ते की कोशिश की लेकिन गजा जंग की वजह से ये कोशिशें पटड़ी से उतर गईं। पिछले चंद महीनों में इसराइल ने ईरान पर बहरी जहाजों पर हमलों का इल्जाम लगाया जबकि ईरान ने इसराइल पर
ٹارگیٹڈ قتل اور یورینیم افزودگی کے پلانٹ کو سبوتاج کرنے کا الزام عائد کیا۔ اسرائیل پر 2022 اور 2023 میں پاسداران انقلاب کے سرکردہ ارکان سمیت شام میں ایرانیوں پر ٹارگیٹڈ حملوں کا الزام لگایا تھا۔ ناظرین، ایران نے اسرائیل پر یہ حملہ کیوں کیا اور کیا وجہ تھی کہ رات گئے ایران نے اسرائیل کی طرف سینکڑوں میزائل داغ دیے؟ دراصل ایران اور اسرائیل کے درمیان کشیدگی کا آغاز 1 اپریل 2024 کو ہوا تھا۔ 1 اپریل 2024 کو شام کے دارالحکومت دمشق میں ایرانی سفارت خانے پر اسرائیل کے فضائی حملے کے نتیجے میں 7 ایرانی فوجی افسر شہید ہو گئے تھے۔ دمشق میں ایرانی قونصلیٹ پر حملے کے بعد اس حملے کے اگلے ہی روز اسرائیلی فوج نے اس حملے کے حوالے سے اعتراف بھی کیا تھا۔ اسرائیلی فوج نے امریکی میڈیا کو بتایا تھا کہ غیر ملکی رپورٹس پر تبصرہ نہیں کرتے، تاہم فوجی ترجمان نے کہا تھا کہ اسرائیل کا خیال ہے کہ نشانہ بنائی گئی عمارت ایران کی القدس بریگیڈ کی تھی۔ اسرائیلی فوج کے ترجمان کا کہنا تھا کہ ہماری انٹیلیجنس کے مطابق یہ کوئی قونصل خانہ اور کوئی سفارت خانہ نہیں، یہ دمشق میں ایک شہری عمارت کے بیس میں القدس بریگیڈ کی ایک فوجی عمارت ہے۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق 4 نامعلوم اسرائیلی اہلکاروں نے اعتراف کیا تھا کہ یہ حملہ اسرائیل نے کیا، تاہم امریکی نیوز چینل CNN نے امریکی اخبار کی رپورٹ کی تصدیق نہیں کی تھی۔ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی نے کہا تھا کہ دمشق میں ایرانی قونصلیٹ پر اسرائیل کے حملے کا جواب دیا جائے گا۔ اس حوالے سے ایرانی صدر ابراہیم رئیسی نے کہا تھا کہ اسرائیل جان لے کہ ایسے غیر انسانی اقدامات سے مذموم مقاصد حاصل نہیں کر سکے گا۔ علاوہ ازیں ایران کے وزیر خارجہ امیر عبدالحیان نے کہا تھا کہ حملے کا ذمہ دار اسرائیل ہے اور نتائج کی ذمہ داری بھی اسرائیل پر ہوگی۔ ایرانی وزیر خارجہ امیر عبدالحیان کا کہنا تھا کہ دانش مندی کے ساتھ وقت پر جواب دیا جائے گا۔ ناظرین، ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنائی نے اسرائیل کو 1 سے زائد مرتبہ دھمکی دی تھی۔ آیت اللہ خامنائی نے نماز عید پر خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ شیطانی حکومت اسرائیل نے ایرانی سفارت خانے پر حملہ کر کے غلطی کی ہے، اس کی اسرائیل کو ضرور سزا ملنی چاہیے اور ملے گی۔ ناظرین، ایران نے دمشق میں ایرانی قونصل خانے پر حملے کا جواب دیتے ہوئے اسرائیل پر 300 سے زائد کے قریب ڈرون اور میزائل داغے۔ بین الاقوامی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق ایران نے اسرائیل پر براہ راست ڈرون حملے کیے، جس کی تصدیق ایرانی پاسداران انقلاب نے بھی کی، جبکہ اسرائیل نے ایران کے متعدد ڈرون گرانے کا دعویٰ بھی کیا ہے۔ ایرانی میڈیا رپورٹس کے مطابق ایران نے اسرائیلی دفاعی تنصیبات کو نشانہ بنایا، گولان کی پہاڑیوں اور شام کے قریب اسرائیلی فوجی ٹھکانوں کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ ناظرین، اسرائیل نے ایرانی حملے پر سخت جوابی کارروائی کرنے کا اعلان کر رکھا ہے اور اسرائیلی سیکیورٹی کابینہ نے جنگی کابینہ کو ایرانی حملے پر رد عمل دینے کا اختیار دے دیا ہے۔ ناظرین، ایران اور اسرائیل کے درمیان حالیہ کشیدگی کے اثرات آنے والے دنوں میں پورے خطے پر ہوں گے، مگر اسرائیل کی غزہ کے نہتے مسلمانوں پر ظلم کا سورج بہت جلد غروب ہونے والا ہے۔ ناظرین، اسی دعا کے ساتھ اجازت دیجیے کہ اللہ رب العزت مسلمانوں کی مشکلات کو آسان فرمائے اور غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کے حق میں لڑنے والے تمام مسلم ممالک اور تمام دوست ممالک کی نصرت اور فتح نصیب فرمائے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اس امید کے ساتھ اجازت چاہیں گے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی دلچسپ اور علم سے بھرپور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔